प्रश्न नंबर 1, सिंध प्रांत कहाँ पर माना जाता है? पाकिस्तान, इराक, ईरान या फिर कुवैत? तो यहाँ पर जो सिंध प्रांत की बात हो रही है वो पाकिस्तान में पाया जाता है, माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, मोहनजोदड़ो के साथ साथ कहाँ खुदाई हुई है? हड़प्पा, करनाल, सोनीपत, उत्तर प्रदेश? तो मोहनजोदड़ो के साथ साथ हड़प्पा में खुदाई हुई है। प्रश्न नंबर 3, मोहनजोदड़ो कहाँ पर बसा हुआ था? नदी किनारे, पहाड़ पर, मैदान में या फिर टीले पर? तो यह टीले पर बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 4, कैसी ईंटों से टीले को धरती की सतह से ऊंचा उठाया गया था? भारी, कच्ची, पक्की, खा और गा ऑप्शन दोनों? तो खा और गा जो ऑप्शन है वो दोनों ही जो है इसके उत्तर होंगे कि कच्ची और पक्की दोनों ही प्रकार की ईंटों से टीले को धरती की सतह से ऊंचा उठाया गया था। प्रश्न नंबर 5, मोहनजोदड़ो की एक मुख्य सड़क कितनी फीट चौड़ी होती है या चौड़ी है? 15 फीट, 20 फीट, 33 फीट या फिर 10 फीट? तो यहाँ पर ये 33 फीट इसका उत्तर होगा कि ये मुख्य सड़क जो है इसकी कितनी फीट चौड़ी है? वो है 33 फीट चौड़ी। प्रश्न नंबर 6, अधूरे पायदान पर खड़े होकर हम कहाँ झांक रहे हैं? खिड़की के बाहर, आसमान की ओर, नीचे या फिर इतिहास के पार? तो हम अधूरे पायदान पर खड़े होकर इतिहास के पार झांक रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, स्तूप लगभग कितनी सदी पहले बना है? स्तूप की जो चर्चा हुई है वो कितनी सदी पहले बना है? 25 सदी, 10 सदी, 26 सदी या फिर 5 सदी? तो ये 26 सदी पहले बना है। प्रश्न नंबर 8, राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो में कब आए थे? 1921, 1922 या फिर 1932 या फिर 1930? तो ये मोहनजोदड़ो में 1922 में आए थे। प्रश्न नंबर 9, इल्हाम का क्या अर्थ है? स्वतंत्र, अनुभूति, पुरातत्व या ईसा मसीह? तो इल्हाम का अर्थ होता है, इल्हाम का अर्थ है अनुभूति। प्रश्न नंबर 10, स्तूप वाले हिस्से को पुरातत्व के विद्वान जो है वो क्या कहते हैं? जो स्तूप वाला हिस्सा है उसको पुरातत्व के जो विद्वान है वो क्या कहते हैं? इमारत, महल, गढ़ या फिर बंगाल? तो स्तूप वाले हिस्से को पुरातत्व के जो विभाग है, पुरातत्व के जो विद्वान हैं उसको गढ़ कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल क्या माना जाता है? प्रशासन, नगर नियोजन, इमारत या फिर सभा भवन? तो इसके नगर नियोजन जो है उसके लिए ये एक अनूठी मिसाल बना रहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं मोहनजोदड़ो की जो चर्चा है वो इसी वजह से होती है कि उसका नगर नियोजन जो जिस वक्त पर था ये उस पर इतना ज़्यादा बेहतरीन था, जो कि आज के कंपेयर में भी उसका नगर नियोजन ज़्यादा बेहतर निकलता है, इसलिए ये एक अनूठी मिसाल के रूप में दिखाया जाता है। प्रश्न नंबर 12, मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन को आज के वास्तुकार जो है वो क्या नाम देते हैं? ग्रिड प्लान, वास्तुशास्त्र, वास्तुकला या फिर योजना? तो इसको आज के जो वास्तुकार हैं इसको नाम देते हैं ग्रिड प्लान के नाम से, जैसा कि पाठ में हम पढ़ते भी हैं। प्रश्न नंबर 13, उच्च वर्ग की बस्ती से सिंधु नदी कितनी दूरी पर थी? यानी सिंधु नदी की से कितनी दूरी पर जो है बस्ती थी उच्च वर्ग की? 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर? तो 5 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी से दूर जो है उच्च वर्ग की एक बस्ती थी। प्रश्न नंबर 14, महाकुंड कितना लंबा और कितना चौड़ा है? 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा, 10 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा, 5 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा, 20 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा? तो महाकुंड जो है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो है 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा। प्रश्न नंबर 15, महाकुंड की गहराई कितनी है? 5 फुट, 2 फुट, 7 फुट या फिर 10 फुट? तो महाकुंड की जो गहराई है वो है 7 फुट की। प्रश्न नंबर 16 है हमारे सामने, मोहनजोदड़ो में सूती कपड़ा मिला है पर क्या नहीं मिला है? ज्वार के बीज,
कपास के बीज, अंगूर या फिर खजूर। तो हमें मोहनजोदड़ो में सूती कपड़ा मिल गया है, लेकिन क्या नहीं मिला है इन चार ऑप्शन में से? तो वो है अंगूर। अंगूर हमें नहीं मिले हैं। प्रश्न नंबर 17 लेते हैं। एक सूती कपड़ा यहाँ मिला है और दूसरा सूती कपड़ा कहाँ मिला है जो 3000 ईसा पूर्व का है? ऑस्ट्रेलिया, मेसोपोटामिया, जॉर्डन या फिर पाकिस्तान। तो वो कहाँ मिला है? हमें जॉर्डन में मिला है। प्रश्न नंबर 18, रंगाई का एक छोटा कारखाना यहाँ किसे मिला था? मोहन को, राधेश्याम को, माधव स्वरूप वत्स को या फिर राधे बिहारी को। तो ये हमें यहाँ पर जो है माधव स्वरूप वत्स को मिला था। प्रश्न नंबर 19 लेते हैं। छाल्टी यानी लिनन और ऊन उस समय कहाँ से आयात होते थे, यानी कहाँ से लिए जाते थे? मिस्र से, मेसोपोटामिया से, पाकिस्तान से या फिर सुमेर से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुमेर से। प्रश्न नंबर 20, मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? यानी जो मेसोपोटामिया के जो शिलालेख हैं, शिलालेख यानी शिलाओं पर लिखे हुए जो लेख हैं, उन पर मिले लेखों में हमें जो मोहनजोदड़ो है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होते हुए दिखता है? मेहुल, मेहुन, मेलुहा या मेनुहा। तो इसमें मेलुहा शब्द जो है मोहनजोदड़ो के लिए प्रयोग होता हुआ दिखता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वन वर्ड्स जो हैं वो लेते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 21, ओम थानवी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो वो है अतीत में दबे पांव। प्रश्न नंबर 22, प्राचीन काल में मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता था? मोहनजोदड़ो को जिस पहचान से हम जानते हैं, प्राचीन काल में उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे प्राचीन काल में मोहनजोदड़ो, ठीक है, तो इसको इस तरीके से जाना जाता था, इस नाम से। प्रश्न नंबर 23, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मुर्दों का टीला। प्रश्न नंबर 24, दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर कौन से माने जाते हैं? नगर नियोजन की वजह से मोहनजोदड़ो की सभ्यता को जाना जाता है। तो दुनिया के जो सबसे पुराने नियोजित शहर हैं वो कौन से हैं, वो कौन से शहर माने जाते हैं? तो वो हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 25 लेते हैं। मोहनजोदड़ो कौन सी सभ्यता के शहर माने गए हैं? तो मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सी सभ्यता के माने जाते हैं? वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न नंबर 26, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के कैसे शहर माने गए हैं? मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता के अब कैसे शहर माने गए हैं? तो वो परवर्ती माने गए हैं। प्रश्न नंबर 27, परवर्ती का क्या अर्थ होता है? परवर्ती का अर्थ होता है परिपक्व। प्रश्न नंबर 28, मोहनजोदड़ो कौन से काल का सबसे बड़ा शहर है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो कौन से काल का है, सबसे बड़ा शहर माना जाता है? तो वो ताम्रकाल का माना जाता है। प्रश्न नंबर 29, हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य जो है कैसे मिट गए? यानी ज़्यादातर उसके सबूत जो है वो कैसे मिट गए, कैसे गायब हो गए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रेल लाइन बिछाने पर। प्रश्न नंबर 30 लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का केंद्र किसे माना जाता है? यानी जो ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसका सेंटर किसे माना जाता है? तो इसको मोहनजोदड़ो को माना जाता है। प्रश्न नंबर 31, मोहनजोदड़ो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 32, मोहनजोदड़ो की जो आबादी है वो कितनी है? तो मोहनजोदड़ो की जो आबादी है वो 85,000 है।
आगे बढ़ते हैं, अन्य प्रश्नों को लेते हैं। प्रश्न नंबर 33, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है आज से लगभग कितने हजार साल पहले की थी वो? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है आज से वो लगभग 5000 साल पहले की है, 5000 साल पहले की है। प्रश्न नंबर 34 लेते हैं, मोहनजोदड़ो आज की कौन सी परिभाषा को लांघता है? यानी जो आज के टाइम में जो ये परिभाषा जो इसकी होनी चाहिए उसको लांघता है, उसको स्किप कर जाता है। तो मोहनजोदड़ो जो है आज की कौन सी परिभाषा को लांघता है? तो वो लांघता है महानगर की। प्रश्न नंबर 35, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो मैदानी है। प्रश्न नंबर 36, मोहनजोदड़ो कहाँ पर बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो जो है वो टीले पर बसा है। प्रश्न नंबर 37, आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ हमें कहाँ लेकर जाती हैं? आंगन की जो टूटी फूटी सीढ़ियाँ होती हैं वो हमें आकाश की तरफ जो है अधूरी ही रह जाती हैं। मोहनजोदड़ो के घरों के अधूरे पायदानों पर खड़े होकर कैसा अनुभव होता है? तो उसके अधूरे जो पायदान हैं उस पर खड़े होकर लोगों कैसा महसूस होता है, हमें कैसा एक्सपीरियंस होता है? तो हमें लगता है जैसे कि हम दुनिया की छत पर हैं। प्रश्न नंबर 39, सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या बना हुआ है? तो सबसे ऊंचे चबूतरे पर बौद्ध स्तूप बना है। प्रश्न नंबर 40, जिस टीले पर स्तूप बना हुआ है वह कितने फीट ऊंचा है? तो वो 25 फीट ऊंचा है। प्रश्न नंबर 41, चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? तो चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 42, मोहनजोदड़ो में किसके निर्देश से खुदाई का काम शुरू हुआ? तो मोहनजोदड़ो में किसकी आदेश से जो है खुदाई होती है और वहाँ पर चीज़ों का पता लगाया जाता है? तो वो है पुरातत्व भाग जो है, पुरातत्व का सर्वेक्षण के महानिदेशक जो है उनके अनुसार जो है वहाँ पर काम चलता है। तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है के महानिदेशक के आदेश से सब काम होते हैं वहाँ पर। प्रश्न नंबर 43 लेते हैं, इस खोज ने भारत को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है? यानी मोहनजोदड़ो के विषय में जितनी भी जानकारी इकट्ठी की गई जिसकी वजह से भारत जो है आज कहाँ आकर खड़ा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि वो मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष है। तो मिस्र और मेसोपोटामिया के समकक्ष यानी बराबरी में। प्रश्न नंबर 44, बौद्ध स्तूप को क्या कहा गया है? तो बौद्ध स्तूप को नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है, सबसे पुराना लैंडस्केप। प्रश्न नंबर 45, राजस्थान की धूप कैसी है? तो राजस्थान की जो धूप है वो है पारदर्शी। प्रश्न नंबर 46, सिंध की धूप कैसी है? तो सिंध की धूप जो है वो चौंधियाती हुई है। प्रश्न नंबर 47, सभी प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के किस तरफ और कौन सी दिशा में है? तो वो सब के सब किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। प्रश्न नंबर 48, सिंधु घाटी की सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल का नमूना किसे माना जाता है? अद्वितीय वास्तु कौशल यानी कि अद्भुत क्षमता है जो वास्तु की, उस क्षमता को, कौशल को, उस नमूने को किसे माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है महाकुंड को। प्रश्न नंबर 49, ग्रिड शैली में बसे आधुनिक शहरों के नाम बताइए। ग्रिड शैली में जो है आधुनिक शहरों के नाम
बताने हैं हमें। जिस ग्रिड शैली की चर्चा पाठ में की गई है कि आज के अनुसार, आधुनिकता के अनुसार जिसे ग्रिड शैली में वास्तुकार मानते हैं, उसमें जो शहर हैं उनके नाम बताने हैं। तो वो है ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद। प्रश्न नंबर 50, स्तूप वाले चबूतरे के पीछे और ठीक सामने क्या था? स्तूप वाला जो चबूतरा है उसके पीछे और ठीक सामने क्या है? पीछे गढ़ और सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। पीछे गढ़, सामने उच्च वर्ग की बस्ती। प्रश्न नंबर 51, 100 साल में यहाँ के कितने हिस्से की खुदाई हो पाई है? तो 100 सालों में अब तक इसकी सिर्फ 1/3 हिस्से की खुदाई हो पाई है। प्रश्न नंबर 52, महाकुंड के दाईं तरफ क्या दिखाई देता है? तो महाकुंड के जो दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है। प्रश्न नंबर 53, धरोहर के प्रबंधक जो हैं उन्होंने उस गली का क्या नाम रखा है? तो ये जो धरोहर है, जो भारत की धरोहर है, इसके जो प्रबंधक है, मैनेजमेंट रखने वाले इसके जो हैं, उस गली का क्या नाम रखा है उन्होंने? तो उस गली का नाम उन्होंने दैव मार्ग, डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। दैव मार्ग और डिविनिटी स्ट्रीट। प्रश्न नंबर 54, महाकुंड में सीढ़ियां किस दिशा से उतरती हैं? तो महाकुंड में जो सीढ़ियां हैं वो उत्तर और दक्षिण से प्रश्न नंबर 55, उत्तर में कितने पात और स्नान घर हैं? तो उत्तर में 2 पात और 8 स्नान घर हैं। 2 पात और 8 स्नान घर। प्रश्न नंबर 56, कैसी ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी जाती हैं? यानी वहाँ की जो ईंटें हैं वो कैसी होती हैं? तो वहाँ की जो ईंटें हैं वो पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें, पक्की और समरूप धूसर होती हैं। प्रश्न नंबर 57 लेते हैं, कुंड के दूसरी तरफ क्या है? तो कुंड के दूसरी तरफ है विशाल कोठार। प्रश्न नंबर 58, इतिहासकार इरफान के अनुसार यहाँ के लोग कौन सी फसल उगाते थे? इतिहासकार इरफान जो है उनके अनुसार यहाँ के लोग जो है वो कैसी फसलें उगाया करते थे? तो उनके अनुसार यहाँ पर रबी की फसलें। प्रश्न नंबर 59, बस्तियों को क्या कहकर पुकारा जाता है? तो बस्तियों को नीचा नगर कहकर पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 60, पूरब की बस्ती किसकी बस्ती मानी जाती है? तो पूरब की बस्ती जो है वो रईसों की बस्ती मानी जाती है। डी के हल्का खुदाई किसके नाम पर रखा गया है? तो डी के हल्का जो है ये किसके नाम पर, डी के हल्का खुदाई जो है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया है दीक्षित काशीनाथ। दीक्षित काशीनाथ। मोहनजोदड़ो की शैली किसने इस्तेमाल की है और कौन सा शहर बसाने में की है? तो उसकी शैली जो है कारबूजिए ने चंडीगढ़। मोहनजोदड़ो में कितने कुएं पाए गए हैं? तो मोहनजोदड़ो में जो है इतनी खोज में जो है कितने कुएं पाए गए हैं? तो वहाँ पर 700 के करीब कुएं पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो में ईंटें जो है कितने अनुपात की पाई गई हैं? कितने अनुपात की पाई गई हैं? यानी जो उनका आकार है, जो आज
का की जो उसकी मेकिंग है वो कुछ अलग है, लेकिन उस वक्त में मोहनजोदड़ो में जो ईंटें थी उनकी क्वालिटी में भी और उनकी लंबाई चौड़ाई में भी और उनकी बनावट में भी फ़र्क था। तो वो कौन से अनुपात में पाई गई हैं? तो वहाँ पर वो जो ईंटें हैं वो 1:2:4 में पाई गई हैं। प्रश्न नंबर 65, सभी घरों का आकार लगभग कैसा है? तो वहाँ पर सभी घरों का आकार जो है तकरीबन 30 गुना और 30 फुट है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 66, डीकेजी के घर की जो दीवारें हैं वो कैसी हैं? तो डीकेजी की जो घर की दीवारें हैं वो ऊंची और मोटी हैं। प्रश्न नंबर 67, डीकेबीसी हल्का से हल्का किसी डीकेबीसी हल्का किस तरफ है? तो ये जो है वो पूर्व में है। प्रश्न नंबर 68, एक घर से कितनी मूर्ति मिली है? एक घर से किसकी मूर्ति मिली है? तो वो है मानक नरेश की। प्रश्न नंबर 69, HR हल्का किसके नाम से है? तो ये HR हल्का जो है हैरल्ड हारग्रीव्स के नाम से है। प्रश्न नंबर 70, हैरल्ड हारग्रीव्स जो है उन्होंने कब खुदाई करवाई थी? तो उन्होंने जब खुदाई करवाई थी तो तब का जो समय है वो 1924 से 25 का है। प्रश्न नंबर 71, यहाँ एक बड़े घर में क्या क्या मिले हैं? तो यहाँ एक बड़े घर में कंकाल मिले हैं। प्रश्न नंबर 72, एक छोटे घर में ऐसा क्या मिला जिस पर मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही कोई होगी? ऐसी कौन सी चीज मिली है? तो एक नर्तकी शिल्प मिली है। प्रश्न नंबर 73, नर्तकी शिल्प की मूर्ति अब कहाँ पर रखी गई है? तो वो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में। रंगरेज का कारखाना किस तरफ है? तो रंगरेज का जो कारखाना है वो पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे, पश्चिम में गढ़ी के पीछे। प्रश्न नंबर 75, मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर सब किस आकार के हैं? तो वहाँ पर सब चौकोर एवं आयताकार हैं। चौकोर और आयताकार हैं। प्रश्न नंबर 76, अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पॉन्सेल का घर को देखकर क्या मानना है? तो उनके घर को देखकर मानना है कि बड़े घरों की जो निचली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे, यानी बड़े घर में निचली मंजिल नौकरों के लिए। प्रश्न नंबर 77 लेते हैं, किस पुरातत्वी का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे? किस पुरातत्वी का ये मानना है? तो ये रत्नागर का मानना है। प्रश्न नंबर 78 लेते हैं, लेखक को मोहनजोदड़ो की गलियों में घूमते हुए कहाँ का ख्याल आता है? तो जब वो लेखक जो है वहाँ की गलियों में घूमते हैं तो उनको किसका ख्याल आता है? तो उनको जो है राजस्थान का ख्याल आता है। प्रश्न नंबर लेते हैं आगे 79, लेखक को राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक जैसी किसको देखकर लगती है? तो उनको बाजरे और ज्वार की खेती देखकर लगती है। बाजरे और ज्वार की खेती को देखकर लगता है ये सब। प्रश्न नंबर 80, घरों में टहलते हुए लेखक को राजस्थान के कौन कौन से गांव की याद आती है? तो जब घर में वो टहलते हैं तो लेखक को राजस्थान के कौन कौन से गांवों की याद आती है? तो उनको जैसलमेर के मुहाने पर कुलधरा गांव की याद आती है।
जैसलमेर के कुलदरगा। प्रश्न नंबर 81, राजस्थान के अलावा और कहाँ भी वैसे ही कुएं, कुंड, गली कूचे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले थे? तो अब गुजरात, हरियाणा और पंजाब में ऐसे मिलते हैं। गुजरात, हरियाणा और पंजाब में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 82, किसने मोहनजोदड़ो में पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था? तो वो कौन था जिसने ये किया था? तो वो थे जॉन मार्शल ने। प्रश्न नंबर 83, मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या कितनी है? कितनी चीज़ें जो है पंजीकृत हैं वो निकली हैं उस खुदाई में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 50,000 से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। प्रश्न नंबर 84, मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकली अहम चीज़ें अब कहाँ पे रखी हुई हैं? तो वहाँ से जो निकली हुई चीज़ें हैं वो रखी हैं कराची, लाहौर, दिल्ली, लंदन। मोहनजोदड़ो के अजायब घर के मुख्य रूप से क्या मोहनजोदड़ो के अजायब घर में मुख्य रूप से क्या क्या रखा है या क्या क्या देखने को मिला? तो इसमें जो है काला पड़ गया हुआ गेहूं, काला पड़ा गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, चाक पर बने हुए मृद भांड, 2 पाटन वाली चक्की। प्रश्न नंबर 86, लेखक को अजायब घर में तैनात अली नवाज ने क्या बताया? तो उन्होंने बताया कि सोने के गहनों के बारे में जो चोरी हो गए। प्रश्न नंबर 87, मोहनजोदड़ो की खुदाई में क्या खास बात सामने आती है? तो उस खुदाई में जो है जो बात सामने आती है वो ये कि खुदाई में औजार तो मिले पर हथियार नहीं। औजार मिले पर हथियार नहीं, ये सबसे खास बात है। प्रश्न नंबर 88, हथियार ना मिलना कैसी सत्ता को दर्शाता है? तो हथियार ना मिलना जो है वो राजतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र को दर्शाता है। जिससे संबंधित हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत डिस्कस किए हैं, आप उन वीडियोस को जरूर देखें जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए। प्रश्न नंबर 89, वह कौन सी बात है जो सिंधु घाटी की सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग लाकर खड़ा कर देती है? मतलब कौन सी बात है जो डिफ्रेंशिएट करती है, दोनों को अलग करती है? और उसमें सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो है वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो है सामने आ जाती है, सिंधु घाटी की सभ्यता सामने आ जाती है। तो इसका जो प्रभुत्व व दिखावे के जो चीज़ें हैं, दिखावा जो है उसके तेवर का जो उदाहरण होना, ये इसको अलग करता है। तो इसका जो प्रभुत्व है। प्रश्न नंबर 90, महल, उपासना स्थल, मूर्तियां, पिरामिड या भव्य राजप्रासाद मंदिर खुदाई में मिलने पर कैसे शासन को दर्शाते हैं? यानी अगर किसी जगह की खुदाई हो रही है, अगर आपको यही सब चीज़ें मिल रही हैं तो वो किस तरीके के शासन को दर्शाता है? तो वो राजतंत्र या धर्मतंत्र की को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 91 लेते हैं। मोहनजोदड़ो में नरेश के सिर पर जो मुकुट मिला है वह किस आकार का है? तो वो नरेश का जो मुकुट मिला है वो किस आकार का है? वो बहुत ही छोटे आकार का है, छोटे आकार का। प्रश्न नंबर 92, वहाँ की नावें कहाँ की नावों के आकार की हैं? यानी जो मोहनजोदड़ो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की जो नावें मिली हैं वो कहाँ की नावों से मैच करती हुई मिलती हैं या उनके आकार की जैसी दिखती हैं? तो वो दिखती हैं मिस्र की जैसी। प्रश्न नंबर 93, मोहनजोदड़ो की जो सारी सड़कें हैं वो कैसी थी? सीधी और आड़ी। प्रश्न नंबर 94, महाकुंड में 3 तरफ क्या बने हुए थे?
तो महाकुंड में 3 तरफ जो है वो साधुओं के कक्ष थे। प्रश्न नंबर 95, उस समय पत्थर और तांबा कहाँ पाया जाता था? उस समय पत्थर और तांबा जो है, तांबा राजस्थान में, पत्थर सिंध में। तांबा राजस्थान, पत्थर सिंध। छोटी सड़कें कितनी चौड़ी हैं? जो छोटी सड़कें हैं वहाँ की, वो कितनी चौड़ी हैं? तो छोटी सड़कें जो हैं वो 9 से 12 फुट। प्रश्न नंबर 97, मोहनजोदड़ो में कितने तरह के वाहन मिलते हैं? तो वहाँ पर 3 तरह के वाहन मिलते हैं। प्रश्न नंबर 98, सिंधु सभ्यता तकनीक सिद्ध से ज़्यादा क्या है? तो सिंधु सभ्यता जो है तकनीक सिद्ध से ज़्यादा क्या है, यानी उसमें तकनीकी से इससे बढ़कर आगे क्या है? तो प्रश्न नंबर 98 का जो उत्तर है वो है कला सिद्ध। यहाँ पर तकनीक नहीं बल्कि कला ज़्यादा देखने को मिली है, तो ये तकनीक सिद्ध से ज़्यादा क्या है? कला सिद्ध है। कला का मतलब क्रिएटिविटी, तो कला जो है आप देखेंगे बहुत सारी खुदाई होने के बाद जो भी चीज़ें मिली हैं वो कला पर बेस्ड है। जो लोगों में जो टैलेंट है, स्किल है, उसके बेस्ड जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड ही मिली हैं। तो प्रश्न नंबर 99 है, एक पुरातत्ववेत्ता के अनुसार सिंधु सभ्यता जो है वो राजपोषित या धर्मपोषित ना होकर क्या थी? तो ना तो राजपोषित थी, ना ही वो धर्मपोषित थी, तो वो क्या थी? वो थी समाज पोषित। इससे संबंधित लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं डिस्कस हमने, वो आप देख सकते हैं वीडियो। प्रश्न नंबर 100 लेते हैं, काशीनाथ दीक्षित को सोने की कितनी सुइयां मिली थी? तो काशीनाथ दीक्षित जो है उनको सोने की सुइयां मिली थी, तो वो कितनी सुइयां उनको मिली थी? उनको 3 सुइयां मिली थी। प्रश्न नंबर 101, आजकल कौन सा कपड़ा सिंध की पहचान बन गया है? कौन सा कपड़ा है जो सिंध की पहचान है? तो वो है अजरक। प्रश्न नंबर 102, मोहनजोदड़ो में अब खुदाई क्यों बंद कर दी गई है? तो वहां पर खुदाई क्यों बंद की है? क्योंकि सिंधु के रिसाव के कारण। प्रश्न नंबर 103, हमारे सामने अब कौन सी बड़ी चुनौती है? हमारे सामने मौजूदा खंडहरों को बचाने की चुनौती है। प्रश्न नंबर 104, सिंधु के रिसाव से अब क्या हो गया है? सिंधु के रिसाव से अब क्या हो गया है? तो इसका जो उत्तर है वो ये कि क्षार और दलदल होना, सिंधु के रिसाव से वहां पर ये प्रभाव पड़ते हुए नजर आ रहा है। प्रश्न नंबर 105, खुदाई में सुइयों के अलावा और क्या क्या मिला है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा, काशीनाथ दीक्षित को वहाँ पे सोने की 3 सुइयां मिली है, तो खुदाई में सुइयों के अलावा और क्या क्या मिला है? तो वहाँ पर मिला है हाथी दांत और तांबे के प्रश्न नंबर 106, महाकुंड के पानी के रिसाव को रोकने के लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच किसका प्रयोग किया गया है? यानी जब वहाँ के बनावट की चर्चा की गई है और वहाँ के नगर नियोजन की भी चर्चा की गई है, साथ ही किस तरीके से ईंटें हैं, उसका अनुपात, उसकी बनावट, वो कितनी पक्की है, ये सब चर्चा होने के साथ ही ये भी बताया गया है कि कुंड में रिसाव ना हो, इसके लिए एक स्पेशली एक अलग कौशल है जिसका इस्तेमाल किया गया है, तो वो है चूने और चिरौड़ी के गारे का प्रयोग करते हुए इस रिसाव को रोकने की कोशिश की गई है। और ये तरीका वो बहुत ही वहाँ पर बेहतरीन तरीका था। तो क्या था वो? चूने और चिरौड़ी के गारे का प्रयोग। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने 106 क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए हैं, जिसमें आपको कुछ MCQs मिले हैं और कुछ 1 वर्ड क्वेश्चंस मिले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। और पूरे चैप्टर को कवर करते हुए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने रखे गए हैं। आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिए गए हैं इसी चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। उससे पहले सबसे पहले आप देखें इस
चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, देन समरी पढ़ें, फिर आप इसके जो ये MCQs और वन वर्ड क्वेश्चंस हैं वो पढ़ लें, देन आप इसके लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ लें। इतना मटेरियल जब आप किसी एक चैप्टर से रिलेटेड पढ़ लेंगे तो आप एक चैप्टर के लिए 100% रेडी होंगे। जब भी आप उससे संबंधित परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न होगा आप उसके उत्तर देने में बहुत ही सक्षम होंगे। एक बार की गई तैयारी आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से चैनल के साथ यूं ही बने रहें, आपको बहुत ही यूज़फुल वीडियोस जो है एक ही चैप्टर से रिलेटेड आपको काफ़ी मटेरियल देखने को मिलेगा, जिससे आप उसको सिर्फ एक बार पढ़ लें, वीडियो को देख लें, ध्यान से समझ लें, आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन चलने वाली है। इसीलिए चैनल के साथ यूं ही बने रहें और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली